ना तुम जानो ना हम पार्ट 4। आराधना ने धीरे से फुसफुसाया, भाभी सा अंगूठी। मगर नंदिनी की सांसें जैसे थम गई थी। उसके कानों में शोर धीमा पड़ गया था। पंडित जी के मंत्रों की आवाज़, तालियां, घर वालों की मुस्कानें, सब धुंधला सा लग रहा था। मिश्री ने आगे बढ़कर हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गई थी। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन रुद्र की नजरें अब भी बस नंदिनी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसने सब समझ लिया था। उसकी आंखें पड़ रही थीं। उस चुप्पी में क्या है, उस रुके हुए हाथों में कौन सा डर था। पंडित जी फिर बोले, थोड़ा सख्ती से, कन्या अपना कर्तव्य निभाएं, अंगूठी पहनाएं। पर नंदिनी ने कोई हरकत नहीं की थी, जैसे कोई मूर्ति बन गई हो। उसकी आंखें अब नम हो चली थी और आंसू की एक बूंद धीरे से उसके गाल पर फिसल गई थी। तभी रुद्र ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया था। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया था। रुद्र ने बहुत नरमी से दोनों हाथों से नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर थाल से अंगूठी उठाकर उसे नंदिनी की उंगली में पहना दी थी, जैसे हर रस्म को अपने हिस्से में ले रहे हों और नंदिनी को किसी बोझ से बचा रहे हों। नंदिनी अब भी कुछ नहीं बोली थी। उसकी आंखें नम थीं और होठ कांप रहे थे, और रुद्र अब भी उसे ही देख रहे थे। तालियां बजी, ढोलक फिर से गूंज उठी थी। रुद्र ने धीरे से अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी थी। उसकी उंगलियों को एक पल के लिए देर तक थामे रखा था, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। अब बारी नंदिनी की थी। उसने भी अंगूठी पहनाई, लेकिन चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। एक मजबूरी छिपी हुई थी। फूलों की बारिश होने लगी थी। लोग मिठाई बांटने लगे थे, लेकिन सगाई की सारी चकाचौंध के बीच दो ही चेहरे थे जो एक दूसरे से कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह रहे थे। रुद्र की पकड़ अभी भी हल्की सी उसकी उंगली पर थी, मानो वो उसे जाने से रोकना चाह रहे हों। नंदिनी की आंखों में बेशुमार सवाल थे और शायद कुछ अधूरी यादें भी। उधर आराधना, मिश्री और बाकी लोग नंदिनी को घेरे हुए बधाइयां दे रहे थे, पर रुद्र अब पीछे हट चुके थे। उनकी आंखें बस नंदिनी को ही निहारे जा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ हवेली की ऊपरी मंजिल के कमरे में अंधेरा गहराता जा रहा था। पर्दे पूरी तरह से खिंचे हुए थे। बिस्तर के पास दवाइयों का ढेर और एक खाली इंजेक्शन की शीशी पड़ी हुई थी। हुक्म साहब पलंग पर लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं और सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। उनकी आंखों के सामने सिर्फ नंदिनी का उदास चेहरा था। दूसरी तरफ सगाई के बाद सब लोग बाहर लॉन की तरफ बढ़ने लगे थे। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग कलाकार घूमर कर रहे थे। औरतें चटक रंगों की ओढ़नी पहने चूड़ियों की छनक के साथ ताल दे रही थीं। एक कोने में झूलों पर बैठी महिलाएं मेहंदी और संगीत की महफिल सजा रही थीं। मोटे पत्थरों से बने झरोकों के नीचे बड़े पीतल के बर्तनों में कड़ी, बाटी, चूरमा और दाल की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। रंग बिरंगे गुलाल, पीले फूलों की लड़ी और ढोलक की थापें माहौल को रौनक से भर रही थी। लेकिन नंदिनी जैसे किसी और ही दुनिया में थी। आराधना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो ना भाभी सा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मगर नंदिनी का चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसकी सांसें जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबी हुई थीं। आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और होठों पर कोई आवाज़ नहीं थी। मिश्री ने पास आकर उसे थामने की कोशिश की। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? लेकिन नंदिनी ने झटके से उसका हाथ झटक दिया था। नहीं, नहीं चाहिए हमें ये सब। वो बस इतना ही कह पाई थी और लड़खड़ाती हुई पीछे हटने लगी थी। लोग हक्के बक्के रह गए थे। रुद्र प्रताप तुरंत आगे बढ़े। नंदिनी, क्या हुआ आपको? पर नंदिनी अब किसी की सुन ही नहीं रही थी। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, उसने कांपती आवाज़ में कहा और खुद को सबसे छुड़ाते हुए हॉल के अंदर भागने लगी थी। फूलों की लड़ी उसके लहंगे में उलझी और ज़मीन पर गिर पड़ी थी, जैसे कोई रस्म बीच में ही टूट गई हो। ठाकुर बलवंत सिंह गुस्से में उठ खड़े हुए थे। ये क्या बेहूदगी है नंदिनी? लेकिन रुद्र ने उन्हें रोक दिया था। मैं देखता हूँ ठाकुर साहब। पर तब तक नंदिनी सीढ़ियाँ चढ़कर तेज़ी से अपने कमरे की ओर भाग चुकी थी। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और अंदर से कुंडी लगने की आवाज़ आई। कमरे के अंदर नंदिनी दीवार से टिककर ज़मीन पर बैठ गई थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। उसने अपना हार पकड़ रखा था, मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और ज़बरदस्ती अपने हाथ से सगाई की अंगूठी निकालने लगी थी। उधर रुद्र प्रताप कमरे के बाहर खड़े हुए थे। दरवाजे पर हाथ रखा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी, नंदिनी, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। भीतर से कोई जवाब नहीं आया था, सिवाय टूटी फूटी सांसों के और किसी की दबी चीख के। कमरे के बाहर प्रताप ने गहरी सांस ली, जैसे अपने गुस्से को काबू कर रहे हों। दरवाजे पर उनका हाथ था और आंखों में चिंता। अंदर से अब भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ एक भारी सन्नाटा था। रुद्र ने धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है नंदिनी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यहीं खड़ा रहूँगा जब तुम तैयार ना हो बात करने के लिए। अंदर दीवार से टिककर बैठी नंदिनी की सांसें अब थोड़ी शांत हो गई थीं। कुछ मिनट बीते, फिर दरवाजे के अंदर से चटकने की धीमी सी आवाज़ आई। दरवाज़ा धीरे से खुल चुका था। नंदिनी सामने खड़ी थी, बिखरे बाल, सूजा हुआ चेहरा और कांपते होठ, लेकिन उसके हाथों में मासा की एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी। रुद्र की नज़र सबसे पहले उसी पर गई थी। नंदिनी ने धीरे से
बहुत टूटी आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिएगा, हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पर हमें मासा की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया था, आंखें फिर से भर आई थीं। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है नंदिनी, तथ्य को छुपाना गलत नहीं होता, लेकिन बांटना भी ज़रूरी होता है। वो आगे बढ़ा और बहुत हल्के से मासा की तस्वीर को देखा, फिर उसने अपनी आंखें झुका ली थीं। मैं कभी मिला नहीं उन्हें, पर जो सुना है उससे लगता है कि वो आपके लिए बहुत खास थीं। नंदिनी ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो होती तो शायद सब कुछ आज अलग होता, ये रिश्ता, ये सगाई, सब कुछ। रुद्र चुपचाप सुनता रहा था, फिर उन्होंने धीरे से कहा, हमें इजाज़त दीजिए नंदिनी, हम जल्दी ही आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ ले जाने आएंगे। अब तुम आराम करो, कल से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। रुद्र ने सिर हिलाया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे चले गए थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी स्माइल थी। कमरे में एक बार फिर शांति फैल गई थी। नंदिनी बिस्तर पर बैठ गई थी, तस्वीर को अपने पास रखा और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगी थी, क्या वाकई ये वही रिश्ता है जो मासा चाहती थी, या मैं फिर से किसी भंवर में फंस रही हूँ। अगली सुबह हवेली में शगुन की तैयारियां फिर से शुरू हो चुकी थीं। मेहंदी, संगीत, रस्मों के सामान लाए जा रहे थे। महिलाएं उत्साहित थीं, लेकिन नंदिनी का चेहरा अब भी सूना था। रुद्र ने ठाकुर बलवंत सिंह से बात की, ठाकुर साहब, मैं चाहता हूँ कि नंदिनी थोड़ी ताज़ी हवा में जाए, कुछ तैयारियां भी करनी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे शॉपिंग पर ले जाना चाहता हूँ, आराधना भी साथ होगी। ठाकुर साहब ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे नंदिनी का मन कहीं और भटकने न पाए। रुद्र ने सिर झुकाया, आप चिंता न करें ठाकुर साहब। नंदिनी के कमरे के बाहर आराधना खड़ी हुई थी। भाभी सा दरवाज़ा खोलिए और जल्दी से तैयार हो जाइए, शॉपिंग पर जाना है। नंदिनी चौंक गई थी। अब किसके साथ? रुद्र भैया और मैं, और किसके साथ? मैं तो बस आपको साथ चलने को कह रही हूँ। वैसे तो भैया का ही आइडिया था कि आपको शॉपिंग पर लेकर जाएं। नंदिनी अनमने मन से तैयार हुई, लेकिन मन में एक हल्की बेचैनी भी थी। कार जैसे ही हवेली से बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि आराधना उनके साथ नहीं थी। आराधना कहाँ है? नंदिनी ने घबराकर पूछा। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, वो अचानक मना कर गई, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ। गाड़ी रवाना हुई। रास्ते में रुद्र ने नंदिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रही थी। कभी खिड़की की ओर देखती तो कभी अपने दुपट्टे के छोर को मरोड़ रही थी। कुछ देर बाद रुद्र ने धीरे से उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नंदिनी ने चौंककर अपना हाथ पीछे कर लिया था। कृपया ऐसा मत कीजिए, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। अब तो मेरी मंगेतर हो नंदिनी, अब मुझसे क्या शर्माना। नंदिनी की उंगलियां सहमे हुए अपने दुपट्टे के छोर को मरोड़ने लगी थी। वो खामोश रही थी, खिड़की से बाहर देखने लगी थी। गाड़ी सिटी मॉल की तरफ मुड़ रही थी। शाम का समय था। मॉल की चमचमाती रोशनी और भीड़भाड़ के बीच नंदिनी चुपचाप रुद्र प्रताप के पीछे चल रही थी। शॉपिंग मॉल में भी नंदिनी की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वह जल्दी जल्दी कुछ कपड़े चुनती रही थी। रुद्र बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। वो कभी जबरन मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें किसी अनजाने डर से भरी हुई थीं। रुद्र नंदिनी के कुछ ज़्यादा ही पास आने की कोशिश कर रहे थे। कभी उसके कंधे पर हाथ रखते तो कभी उंगलियों से उसे छूने की कोशिश कर दे। नंदिनी हर बार थोड़ा पीछे हट जाती थी। हमें जल्दी करनी चाहिए, देर हो रही है, नंदिनी ने धीरे से कहा। अरे अभी तो शुरू किया है नंदिनी, इतने मुश्किल से तो तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी बस नजरें फेर कर रह गई थी। अचानक नंदिनी को अपने आसपास हुक्म सा की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी की नज़र में कैद हो। उसने नज़र उठाकर इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। शॉपिंग खत्म होने के बाद नंदिनी ने रुद्र प्रताप की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब हमें हवेली वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे कुछ दोस्त होटल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। नंदिनी ने झिझकते हुए कहा, आप उन लोगों को यहीं बुला लीजिए ना, होटल में जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने हल्का सा नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नंदिनी, डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बस कोई सरप्राइज़ प्लान किया है, तो मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहता। बस 10 मिनट, फिर हवेली वापस चलते हैं। होटल का कमरा सजा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नंदिनी जैसे ही अंदर कदम रखा, उसके माथे पर बल पड़ गए थे। बाकी सब लोग कहाँ हैं? रुद्र ने दरवाज़ा बंद किया। वो लोग शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये कहते हुए वे उसके पास आ गए थे। नंदिनी ने तुरंत 2 कदम पीछे हटते हुए पूछा, आप क्या कर रहे हैं? रुद्र ने उसकी कमर को थामते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। नंदिनी कांप उठी थी। आप दूर रहो हमसे, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। रुद्र की आंखें अब तक बदल चुकी थीं। उसने उसकी चुनरी को झटकते हुए कहा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। आप ये क्या कर रहे हैं? दूर रहिए मुझसे। रुद्र की आंखों में जैसे शर्म की कोई झलक नहीं थी। वो अब रुकने के मूड में नहीं था। नंदिनी की सांसें तेज चल रही थी, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। दूर रहिए मुझसे,
नंदिनी चीखी, शादी तो करनी ही है ना तुमसे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? रुद्र ने उसकी बाँह कसकर पकड़ते हुए कहा। बस। नंदिनी का सब्र टूट चुका था। एक जोरदार थप्पड़ रुद्र के चेहरे पर पड़ चुका था। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। नंदिनी ने उसी पल उसे जोर से धक्का दिया। शर्म नहीं आती आपको? उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसमें अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। रुद्र गुस्से में पागल हो गया था, चेहरा लाल हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहता, दरवाज़ा धड़ाक से खुला। हुकुम साहब दरवाजे पर ही खड़े हुए थे, आंखों में आग, चेहरे पर कहर भरा गुस्सा। हाथ मत लगाना उसे। उनकी आवाज़ गूंजती हुई कमरे में फैल गई थी। रुद्र एक पल के लिए सकपका गया था। हुकुम साहब, आप यहाँ? हुकुम साहब की गूंजती आवाज़ सुनकर रुद्र प्रताप के चेहरे की बेशर्मी एक पल में डर में बदल गई थी। हुकुम साहब, आप यहाँ? लेकिन इससे पहले कि वह कोई सफाई देता, हुकुम साहब ने लपक कर उसका कॉलर पकड़ लिया था। एक जोरदार घूंसा रुद्र प्रताप के चेहरे पर पड़ चुका था। वह लड़खड़ाकर पीछे गिर गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई नंदिनी की तरफ देखने की भी? हुकुम साहब की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी और खून जैसी गर्म हो चुकी थी। रुद्र ने होश संभालने की कोशिश की, लेकिन हुकुम साहब ने उसका कॉलर फिर से कसकर पकड़ा और उसे दीवार से धक्का मारकर टिका दिया था। जानवर है तू, औरत का सम्मान करना नहीं सीखा? दूसरा घूंसा इस बार और भी ज़्यादा तेज था। उसकी नाक से खून टपकने लगा था। नंदिनी पीछे से चिल्लाई, हुकुम साहब बस कीजिए। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन हुकुम साहब का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। उनकी सांसें तेज थीं, आंखें लाल और मुट्ठियां बिछी हुई थीं। वह तीसरा वार करने ही वाले थे कि उनके सिर में अचानक तीखा जानलेवा दर्द उठा। हुकुम साहब लड़खड़ा गए थे। उनका एक हाथ माथे पर चला गया था और आंखें बंद होने लगी थीं। हुकुम साहब, नंदिनी दौड़कर उन्हें थामती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? देखिए मेरी तरफ। हुकुम साहब उनके बाजू को सहारा देकर उन्हें सोफे तक ले आई थी। इधर रुद्र प्रताप ये सब देखकर घबरा चुका था। चेहरा खून से सना और शरीर कांपता हुआ वो पीछे हटते हुए बोला, ये ठीक नहीं है, ये लड़की बच्चलन है, अभी तक अपने पुराने। और भागते हुए कमरे से निकल गया था। नंदिनी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके हाथ मजबूती से हुकुम साहब को थामे हुए थे। हुकुम साहब हमारी तरफ देखिए प्लीज़, आप ठीक तो है ना? हुकुम साहब की सांसें बेकाबू थीं। उनकी पलकों के नीचे कपकपाहट थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हुकुम साहब की बिगड़ी हालत देखकर नंदिनी जैसे खुद को संभालना ही भूल गई थी। और तभी उनकी नाक से खून की एक पतली धार बहने लगी थी। हे देवी माँ! नंदिनी की आंखों में डर तैर गया था। वो झटपट उठी, कमरे के कोने में रखे जग से पानी लिया और अपनी चुन्नी में उसको भिगोया। मैं क्या करूँ देवी माँ? कुछ नहीं होगा आपको, वो बुदबुदाई, जिससे खुद को भी यकीन दिला रही हो। वो धीरे धीरे गीली चुनरी से हुकुम साहब की नाक साफ करने लगी थी और फिर उसे हल्के से दबाया ताकि खून बहना रुक सके। नंदिनी के सामने हुकुम साहब की ये हालत शायद पहली बार नहीं हुई थी। उसे शायद बचपन से पता था कि हुकुम साहब को ज़्यादा गुस्सा करने के बाद अक्सर ये समस्या हो जाया करती थी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ अब थोड़ी सख्त हो चली थी। वो जो सख्ती होती है जो सिर्फ अपनों के लिए होती है। कितनी बार कहा है ना आपसे, गुस्सा ना किया कीजिए। उसने उनकी नाक पर से खून पहुँचते हुए कहा, पता नहीं हमारे बिना विदेश में कैसे रहे होंगे। हमें तो नहीं लगता कि आपको वहाँ पर भी गुस्सा नहीं आया होगा। मैं तो कुछ भी कहूँ, लेकिन आपको तो जैसे मेरी कोई बात सुननी ही नहीं होती। हुकुम साहब की आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा दर्द से सिमटा हुआ था। नंदिनी ने उनके सिर को अपनी गोद में टिका लिया था। प्लीज़ ठीक हो जाओ ना हुकुम साहब, आप डरा रहे हैं हमें। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसी पल कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से खुला। नंदिनी! ठाकुर बलवंत सिंह की करहती आवाज़। कमरा काँप उठा था। नंदिनी ने झोंक कर पीछे देखा। वो दरवाजे पर खड़े थे, चेहरा गुस्से से लाल, आंखें आग की तरह जलती हुई थीं। उन्होंने सामने हुकुम साहब को नंदिनी की गोद में सिर टिकाए देखा और फिर नंदिनी की भीगी चुनरी उसके हाथ में। ये क्या बेहूदगी है नंदिनी? क्या यही संस्कार थे हमारे? यहाँ क्या कर रही हो तुम? बाबा साहब नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हुकुम साहब और मैं बस चुप रहो नंदिनी। ठाकुर बलवंत सिंह की आवाज़ में तूफान था। इज्जत की कोई कीमत नहीं बची तुम्हारे लिए नंदिनी। क्या यही सिखाया था हमने तुम्हें? नंदिनी हक्की बक्की रह गई थी। बाबा साहब अब हमारी बात तो सुनिए। वो जल्दी से खड़ी हो गई थी और उसने एक बार फिर हुकुम साहब की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे होश में आ रहे थे। लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह की आंखों में अब सिर्फ क्रोध नहीं, एक अजीब सी बेइज्जती का गुस्सा भी था, जो उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहा था। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई नंदिनी? क्या तुम भूल चुकी हो इस इंसान ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है? तुम ठाकुर की बेटी हो। ठाकुर बलवंत सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। नंदिनी उनकी बात सुनकर कांप गई थी। बाबा मैंने जो देखा और सुना वो काफ़ी है मेरे लिए नंदिनी, और मैं सुन भी चुका हूँ सब। ठाकुर बलवंत सिंह ने जेब से रुमाल निकालते हुए गुस्से से कहा।
अगर रुद्र प्रताप ने हमें टेलीफोन करके ना बताया होता तो हम तो शायद इस बात पर कभी यकीन भी ना करते। बाबा साहब, एक बार हमारी बात भी तो सुन लीजिए। रुद्र प्रताप ने हमारे साथ, नंदिनी ने कपकपाती आवाज़ में कहा, लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह ने उसे बीच में ही रोक दिया था। रुद्र प्रताप टेलीफोन पर हमें सब बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि तुम और हुकुम सा एक साथ। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो झूठ बोल रहे हैं बाबा साहब, हुकुम सा ने तो मेरी रक्षा की है और उन्होंने तो बस। ठाकुर बलवंत सिंह ने एक हाथ हवा में उठाया जैसे उसकी बात को काट देना चाहती हूँ। बस करो नंदिनी, हमने तुम्हें हमेशा राजकुमारी की तरह पाला है और आज तुम हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो। नंदिनी ने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा साहब, हम आपकी इज्जत हैं। हम कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आपकी इज्जत पर दाग आए। लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह आप कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थे। उन्होंने एक तीखी नज़र हुकुम साहब पर डाली जो अब धीरे धीरे होश में आकर उठने की कोशिश कर रहे थे। हुकुम साहब ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, काको साहब, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो करना हो वही कीजिएगा। ठाकुर बलवंत सिंह का गुस्सा अब जैसे दीवारों को चीर रहा था। जिसे हमने पाल पोस कर राजकुमारी बनाया, उसी ने हमारी सारे ज़माने में नाक कटवा दी। नंदिनी रोती हुई बोली, बाबा साहब, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन तभी ठाकुर बलवंत सिंह के पीछे से किसी की आवाज़ आई, अगर हुकुम सा की रा बनने का इतना ही शौक था तो फिर हमसे सगाई के लिए हाँ क्यों की थी। ये आवाज़ पीछे से आई थी। सबका सिर एक साथ मुड़ा। रुद्र प्रताप दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन जुबान और मुस्कान जहरील थी। नंदिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, जुबान संभाल कर रुद्र प्रताप, हुकुम सा की गरजती हुई आवाज़ कमरे में गूंज उठी थी। वो दीवार का सहारा लेकर उठ खड़े हुए थे। चेहरा पसीने से तर था, लेकिन आंखें लाल थीं। वरना बोलने के लायक भी नहीं रहेगा तू। उनकी आवाज़ में एक राजा का रौब था। रुद्र प्रताप एक पल को कांप गया था, लेकिन फिर से बोला, सच तो यही है ना हुकुम साहब, ये लड़की अब आपकी हो चुकी है तो हम क्या माने इसे। बस बहुत हो गया रुद्र प्रताप, अब एक और शब्द नहीं, हुकुम साहब ने गरजते हुए कहा। तभी पीछे से आवाज़ आई, गाँव का मुखिया जो ठाकुर साहब का बहुत करीबी था। तो फिर बताइए ना हुकुम साहब, इस रिश्ते को आप क्या नाम देंगे। ये रतनगढ़ है हुकुम साहब, कोई आपका लंदन नहीं, जहाँ आप कुछ भी करते फिरें और आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। पूरा कमरा शांत हो गया था। हुकुम साहब आगे बढ़े, नंदिनी के पास आए। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बारे में ये सब बातें उसके बाबा साहब बिल्कुल शांति से सुन रहे थे। नंदिनी ने एक बेबसी भरी नज़र से ठाकुर बलवंत सिंह की ओर देखा। सबकी नज़रें हुकुम साहब और नंदिनी पर टिकी हुई थीं, जैसे वे उनसे सवाल कर रहे हों। वो पूरी तरह से होश में थे, लेकिन चेहरे पर थकान, माथे पर पसीना और आंखों में एक अलग ही संकल्प झलक रहा था। उनकी सांसें अभी भी थोड़ी अनियमित थीं, पर वो धीमे धीमे नंदिनी के पास आए। नंदिनी रो रही थी, घबराई हुई, टूटी हुई और बेबस। ठाकुर रुद्र प्रताप की आवाज़ फिर से गूंजी, बताइए ना हुकुम साहब, अब क्या कहें हम इस रिश्ते को, सगाई किसी और से। और हुकुम साहब कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी जैकेट के अंदर की जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, सिंदूर की। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, यह देवी माँ के मंदिर के लिए था। मासा ने कहा था लौटते वक्त देवी माँ के चरणों में अर्पण कर देना। उनकी आवाज़ थकी हुई थी। फिर उन्होंने नंदिनी की आंखों में देखा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया था। उन्होंने धीरे से पुड़िया खोली और थोड़ा सा सिंदूर निकाला और सबके सामने धीरे से नंदिनी की मांग में भर दिया था। अब किसी को जवाब चाहिए कि नंदिनी मेरी क्या लगती है, तो यही जवाब काफ़ी है। पीछे खड़े रुद्र प्रताप ने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए थे। हुक्म साहब ने मोली खोलकर जो उनके हाथ में बंधी हुई थी नंदिनी के गले में बांध दी थी। नंदिनी को अभी ठीक से समझ भी नहीं आया था कि पल भर में उसके साथ क्या हो गया था, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी हुक्म साहब ने ठाकुर बलवंत सिंह की ओर देखते हुए कहा, अब तो ठीक है ना काको साहब, नंदिनी मेरी पत्नी है, अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना। और मुखिया जी, आपको तो पता चल गया ना कि नंदिनी और मेरे बीच क्या रिश्ता है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? हुक्म साहब ने गुस्से से उबलती आंखों के साथ कहा, अब कोई इसे उंगली उठाकर नहीं देखेगा, समझे। फिर बिना किसी शोर के उन्होंने उसका हाथ थामा। चलो नंदिनी। हुक्म साहब ने गाड़ी धीमे धीमे मंदिर के पास रोक दी थी, जहाँ देवी माँ का मंदिर शांति से खड़ा हुआ था। गाड़ी रुकने के बाद हुक्म साहब ने नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा सूजा हुआ था और वह अभी भी सिहर रही थी। हुक्म साहब ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हम नहीं जानते थे कि आज देवी माँ सिंदूरदान आपके साथ करवाने वाली हैं। नंदिनी ने सिर झुका लिया था। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थीं।
वह कुछ भी बोल नहीं पाई थी, बस उसकी सिसकियां कार में गूंज रही थीं। हुक्म शाह ने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते हुए नंदिनी के पास पहुंचे। उन्होंने नंदिनी के आंसू धीरे से पहुंचे और उनकी आवाज़ में हल्की नरमी थी। क्या हुआ नंदिनी, नाराज़ हो हमसे? हुक्म शाह ने उसके नज़दीक आते हुए पूछा। नंदिनी ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दर्द दोनों थे। देवी माँ के दर्शन करने के बाद नंदिनी और हुक्म शाह फिर से गाड़ी में आकर बैठ गए थे। नंदिनी अब भी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कल उसकी सगाई किसी और से हुई थी और शादी आज किसी और से हो चुकी थी। वो साइड मिरर में बार बार अपने माथे पर लगे सिंदूर को देख रही थी। गाड़ी मंदिर से बाहर निकलकर हवेली की ओर बढ़ रही थी। हवा हल्की थी, लेकिन नंदिनी के दिल में तूफान था। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में वो गहरा दर्द था जो वह अब तक किसी से नहीं कह पाई थी। हुक्म शाह ने गाड़ी धीमे से हवेली के आंगन में रोकी। हवेली की विशाल और भव्य संरचना सामने थी और जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, हवेली के नौकर बाहर निकलकर आने लगे थे। लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज हवेली के वातावरण में एक अलग सा बदलाव था। हुक्म शाह ने गाड़ी से उतरकर धीरे से दरवाज़ा खोला और नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। नौकरों ने दोनों को देखा और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और मुस्कान चमक उठी थी। नंदिनी की मांग में सिंदूर था और हुक्म शाह उसका हाथ थामे हुए थे, जैसे सबको बता रहे हों कि वह अब उसकी है और वह उसके। तभी एक नौकरानी जो हवेली के अंदर जा रही थी, भागती हुई हवेली के अंदर पहुंची। माँ सा, भाभी सा, उसने हड़बड़ाते हुए सबको आवाज़ दी और बोली, हुक्म शाह नंदिनी बाई सा को लेकर अपने साथ आ रहे हैं। माँ सा, उनकी मांग में सिंदूर भी है और हुक्म शाह ने उनका हाथ भी पकड़ा हुआ है। ये सुनते ही हवेली के भीतर एक हलचल सी मच गई थी। नौकरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। सभी की नज़रें उस पल नंदिनी पर ही थीं और हवा में एक अजीब सी शांति का एहसास महसूस हो रहा था। आज हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हवेली में फिर से जान लौट आई थी। तभी मासा आरती की थाल लेकर दरवाजे पर आ चुकी थी, लेकिन उन्हें अभी यकीन नहीं हो रहा था कि हुक्म शाह नंदिनी से शादी कर चुके थे। जैसे ही नंदिनी और हुक्म शाह हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, मासा आरती की थाली लेकर पहले ही खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उनकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत भाभीसा को आदेश दिया कि वे गृह प्रवेश की रस्म की तैयारी करें और फिर वह हुक्म शाह और नंदिनी की आरती उतारने लगी थी। उनकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन नंदिनी को अपनी बहू के रूप में देखना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। इसके आगे शायद कोई और सवाल मायने ही नहीं रखता था। लेकिन कुछ भी हो, हुक्म शाह ने नंदिनी को अपनी ओर खींचते हुए कहा, चलो नंदिनी, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नंदिनी ने सिर झुका लिया था। हुक्म शाह और नंदिनी हवेली में दाखिल हो चुके थे। हवेली का माहौल थोड़ा बदल चुका था। जैसे ही उन दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा, हवेली के नौकर और कर्मचारी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी ने नंदिनी के लिए दिल से प्रार्थना की थी और देवी माँ ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। नंदिनी की मांग में सिंदूर देखकर सबके चेहरों पर खुशी थी और हर किसी ने उसे सम्मान दिया था। विशाखा जो आंगन में खड़ी हुई थी, नंदिनी और हुक्म शाह को देखकर चुप हो गई थी। उसकी आंखों में खुशी थी और वह धीरे धीरे उनके पास आई। थैंक गॉड यश, फाइनली तुम्हें समझ में आया कि तुम नंदिनी के बिना और नंदिनी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब कम से कम मुझे सबके सामने तुम्हारी मंगेतर होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। विशाखा की बात सुनकर सब हैरान रह गए थे। भाभीसा ने तुरंत टोकते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं बाईसा? आपने झूठ बोला था कि आप और हुक्म शाह सगाई कर चुके हैं। विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभीसा पहले आप नंदिनी और यश का स्वागत कीजिए, बाकी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। मासा भी पास में खड़ी हुई थी। जैसे ही उनकी नज़र नंदिनी और हुक्म शाह पर पड़ी, उनका चेहरा मुस्कुरा उठा था। अब घर में सुख शांति होगी, उन्होंने धीरे से कहा और नंदिनी को गले से लगा लिया था। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो नंदिनी, मासा ने प्यार से कहा। हमारी बेटी हमारे घर फिर से लौट आई है। भाभीसा ने नंदिनी के पास आकर प्यार से उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा नंदिनी। देखो ना, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ा समय लगा, पर देवी माँ ने तुम्हें तुम्हारी सही जगह भेज दिया है। नंदिनी हल्के से मुस्कुराई और उसके आंसू अब राहत के थे। यह हुक्म शाह के साथ थी और उनकी मौजूदगी उसे सुकून का एहसास करा रही थी। उसका संघर्ष आज खत्म हो चुका था। वह हुक्म शाह के परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। उसके 12 साल के इंतज़ार को आज मंजिल मिल चुकी थी। भाभीसा और विशाखा ने नंदिनी को दुल्हन की तरह तैयार कर हुक्म शाह के कमरे में बैठा दिया था। कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी।
खिड़की से छनकर आती चांदनी कमरे को एक सुकून भरी रोशनी में डुबोई हुई थी। नंदिनी चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे। उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ, माथे पर लाल बिंदी, गोल्डन एंड रेड कलर का लहंगा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। हुकुम साहब भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए थे। अब सब ठीक हो गया ना नंदिनी? नंदिनी ने तुरंत उनकी ओर देखा, तेज नज़र से। तो वो क्या था? क्या? यश ने मासूमियत से पूछा। जो विशाखा बाई सा कह रही थी कि आपने हमारे सामने सिर्फ सगाई का नाटक किया था, इसलिए था कि आप हमसे सगाई तोड़ सके। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी जब आप किसी और से सगाई कर लेंगे? उसके लहजे में चुभन थी, लेकिन आंखों में शिकायत से ज़्यादा बेचैनी थी। हुकुम सा उठकर उसके पास आ चुके थे और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, तुम्हें वाकई लगता है नंदिनी कि मैं किसी और के साथ सगाई कर सकता था तुम्हारे अलावा? तो फिर वो क्या था? नंदिनी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उन्हें सबके सामने ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बताइए ना हुकुम सा, जवाब दीजिए। जब आप लंदन से लौट कर आए थे तो विशाखा बाईसा को अपने साथ लेकर क्यों आए थे? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको किसी और के साथ देखकर हम पर क्या बीतेगी? आपको पता है, जब आपने मासा से कहा था कि हमारी मंगेतर हैं, हमारी जान निकल गई थी। उस वक्त हमें ऐसा लगा था कि बस हमारे प्राण निकलने वाले हैं। हुकुम सा उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर हंस पड़े थे। हमने नाटक किया था नंदिनी, ताकि हम जान सकें कि हमारी मासूम सी नंदिनी हमसे कितना प्यार करती है। तभी नंदिनी थोड़ा मासूमियत भरे गुस्से में बोली, आप झूठ बोल रहे हैं हुकुम साहब, आपने कितना दुख दिया है हमें, आप सोच भी नहीं सकते। विशाखा बाईसा के साथ आपको देखकर हमारी जान निकल गई थी। तभी हुकुम साहब ने उसका थोड़े पास आते हुए कहा, उसका बदलाव ले चुकी है नंदिनी। आपकी सगाई किसी और के साथ होते देखकर हमारी भी जान निकल गई थी। तो क्यों होने दी हमारी सगाई किसी और के साथ? आपने अभी तो हमसे शादी की है, तो पहले भी तो कर सकते थे ना। क्यों ये सब नाटक किया? क्यों हमें इतनी तकलीफ दी? हुकुम साहब उसके थोड़ा नज़दीक आए और उसकी नाक खींची और हल्के से नंदिनी का हाथ पकड़ लिया था। नंदिनी धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? घरवाली हो मेरी, अधिकार है मेरा। उनके मुंह से ऐसा शब्द सुनकर नंदिनी हल्की सी शर्मा गई थी। उनकी आवाज़ में मोहब्बत की नरमी थी, लेकिन बात पूरी होते होते उनके माथे पर बल पड़ने लगे थे। अचानक जैसे कोई तेज सनसनाहट उनके सिर में फिर से उठी थी। उफ! हुकुम साहब ने अपना सिर थामा, हल्की खांसी के साथ जोर से झुके। अगले ही पल उनके होठों से खून की एक धारा बह निकली थी और वो नंदिनी के सामने ही लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। हुकुम साहब! नंदिनी की चीख हवाओं को चीरती हुई गूंज गई थी। वो दौड़कर उनके पास आई और उन्हें अपनी गोद में भर लिया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हुकुम साहब और नंदिनी की स्टोरी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।